तो चलिए स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला वाई के क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी सेक्शन से लिया गया है, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए। थोड़ा सा हम लोग का समय लग गया था बीच में, और ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम ही मान के चलिए कि था, जिसके कारण से हम लोग थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए मतलब रुक गया था वीडियो अपलोड होना, और कारण बहुत से थे, लेकिन फिर भी कुछ समय आएगा तो आपको बताएंगे, सभी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ से एक नया सा सेटअप के रूप में उभर कर लाए हैं, मतलब सब चीज़ सेटल किए हैं, और यहाँ से हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव है तो सभी चीज़ का वीडियो अपलोड होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि हाँ सर ये सब्जेक्ट का होगा या मैथ का नहीं होगा, या जो भी आपके डाउट जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से आपने कुछ समय पहले हम लोगों को सपोर्ट किया था, यदि उसी तरह से इस टाइम यदि करते हैं आप लोग, तो आप लोग के लिए हम लोग भी कुछ अलग सा कुछ करेंगे। और एक चीज़ और बता दें कि आपका एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करिएगा कैरियर क्राफ्टर नोट्स, तो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी क्या, एप्लीकेशन, है ना। तो एप्लीकेशन वाले जाकर वहाँ से आप आराम से बना, मतलब कि नोट्स, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं, क्यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे फीचर उसमें लाया गया है। आप जाकर डाउनलोड करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि ब्रिक की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा, इसमें कोई बड़ा कहने वाली बात नहीं है। और कहा क्या कि जो ब्रिक है, ब्रिक यानी किडनी की बात किया जा रहा है, जिससे आप कहीं देखे होंगे कि जो ब्रिक जो होती है, ब्रिक की सबसे पहले तो यदि हम देखें तो ब्रिक हमारे शरीर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और ये जो दोनों जो होता है वो उधर गुहा के ये साइड में दोनों देह भित्ति में सटा हुआ रहता है ना। और यही बेचकर हम लोग आईफोन खरीदते हैं। तो याद रखना है क्या कि ये 2 संख्या में होती है। और कहता है क्या कि कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, मतलब कि कार्यात्मक इकाई मतलब इसके जो कार्य जो करता है उसे हम क्या कहते हैं। ब्रिक में जो मेन रूप से, मुख्य रूप से जो कार्य करने वाले जो भाग है या अंग है उसे, या जो कोशिका है उसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं। तो चलिए देखा जाए, नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, मेडुला या कॉर्टेक्स या यकृत। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको पता होगा कि कौन सा हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगा। मेडुला और कॉर्टेक्स जो होता है, एक वाह भित्ति और एक अंतः भित्ति होती है, जो वो ब्रिक का ही भाग होती है, किडनी का। लेकिन यकृत के बारे में यदि आप जानते होगे तो पता होगा आपको क्या कि जो यकृत जो होती है ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बड़ी ग्रंथि होती है, आपको ये पता होगा। और ये भी क्वेश्चन आपको बहुत जगहों पे, बहुत सेटों में ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन बैंक ये सब जब डील कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये आपको दिखाई पड़ता होगा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है आपको, तो यकृत बताना है। यकृत यानी कौन सा हो जाती है, इसका इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है, लीवर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ये जो है वो आपको नेफ्रॉन का चित्र दिखाई पड़ रही है, ये वाला जो भाग होती है उसे बोमिन संपुट कहते हैं। और यहाँ से जो ये वाला जो ऐसे जो पूरा जो जाल जैसा जो संरचना दिखाई पड़ रही है, इस संरचना को हम लोग ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। और यही ग्लोमेरुलस जो होती है वो हमारे रक्त को छानने का कार्य करते हैं, मतलब उसमें जो यूरिक एसिड या यूरिया या एमोनिया ये सब जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वो रक्त से क्या करता है, छानकर मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय से मूत्र मार्ग के होते हुए हम लोग शरीर से बाहर कर देते हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपको पहला नंबर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, चला जी कि खुला परिसंचरण तंत्र
पाया जाता है। आपको पता होगा कि जो परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक जो होता है बंद वाला परिसंचरण तंत्र होता है और एक जो होता है वो खुला वाला होता है। सर जी बहुत बढ़िया वाला बात है कि खुला वाला किस में पाया जाता है और बंद वाला में। और ये क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा बार पूछी गई है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किस में पाया जाता है। तो खुला मतलब होता क्या है जो पहले समझेंगे। खुला का मतलब होता है क्या कि जिसमें 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 क्या ना होना चाहिए, सीरा और धमनी। सीरा और धमनी, सीरा और धमनी यदि ना हो और डायरेक्टली उसकी पूरी की पूरी कोशिकाएं जो हो वो कहाँ पे डूबा हुआ हो, रक्त के अंदर यदि डूबा हुआ रहता है, रक्त में रहता है, रक्त यानी खून में रहता है, तो समझ जाइएगा क्या, रक्त में डूबा हुआ रहता है, रक्त में डूबा हुआ रहता है, तब आप समझ जाइएगा क्या कि ये कौन सा है। तो सर जी खुला वाला परिसंचरण तंत्र होती है। जिसमें सीरा और धमनी यदि नहीं पाई जाती है तो समझ जाइएगा क्या कि उसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाई जाती है, तो आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। और यदि इसी में यदि हम तुमसे पूछे कि आप चिला जी बता दें हमें कि बंद वाला परिसंचरण तंत्र क्या होता है या किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे तुम कि सर जी अभी आपने बताया क्या कि जब खुला रहेगा तब सीरा और धमनी नहीं पाया जाएगा, लेकिन जब बंद रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इसमें सीरा और धमनी क्या हो जाएगी, धमनी पाई जाएगी। क्या होगा, सीरा और धमनी दोनों के दोनों क्या होगा, पाई जाएगी। ठीक है। और यही सीरा और धमनी जो होगा पूरे शरीर में क्या करती है, रक्त को फैला मतलब ले जाती है, पहुंचाने का कार्य करती है। कंप्लीट हो यहाँ तक, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब एक चीज और इसमें होता है कि अब देख लो जैसा कि ऑप्शन के अनुसार कि मनुष्य में तो सीरा और धमनी पाई जाती है, हमारे शरीर में तो सीरा और धमनी पाई जाती है। वही तो इंजेक्शन आता है डॉक्टर और हमारा नस खोजता है यहाँ पे बांधकर और यहाँ पे नस में डाल देती है। तो जो नस जो हम लोग जो जिसे बोलते हो हमारा सीरा और धमनी होती है ना। तो कहा क्या कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में, तो मानव में तो ये आंसर तो होगा नहीं, तो घोड़े में इसमें भी पाई जाती है। कॉकरोच जो होता है चला जी, कॉकरोच, इसमें क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। यानी कि कहा जाए तो क्या कि इसमें सीरा और धमनी वाले जो संरचना होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको कॉकरोच है ना, जिसके द्वारा कुछ बच्चे डरते भी, ऐसे पकड़ना ऐसा कुछ काटने वाला चीज नहीं होता है कि इससे डरना चाहिए, है ना। चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला कहता है चला जी कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। अब जरा सा देख लो कि इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन जो होती है चला जी एक प्रकार का हार्मोन है। अब सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि हार्मोन होता क्या है। तो हार्मोन जो होती है चला जी एक प्रकार के समझिएगा क्या कि रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, तो रासायनिक पदार्थ होता है। और वो रासायनिक पदार्थ क्या करती है, हमारे शरीरों को कंट्रोल करने के लिए आती है, मतलब शरीर को समन्वय करने के लिए हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। ठीक हो, तुमसे पूछेगा कि हार्मोन जो होती है सर जी हार्मोन कहाँ से आती है, तो क्या बताना है, क्या अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से ये हमारा क्या होती है, तो हार्मोन स्रावित होती है। अब कहा क्या कि हार्मोन का नाम कौन सा है जो जिसके चलते कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता था, वो यही पूछ रहा है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन का कमी हो जाने से रक्तचाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें कौन सा रोग होती है, मधुमेह रोग होती है। कौन सा रोग होती है, मधुमेह रोग होती है। कोई दिक्कत, मधुमेह जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चीनिया रोग के नाम से भी जानते हैं, चीनिया, चीनिया रोग कहते हैं, चीनिया रोग कहते हैं, या इसी को एक नाम और बोलते हैं जिसे एक मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, चला जाए अगला पर चलते हैं। अगला नंबर पर क्वेश्चन कहता है क्या, जो देखा जाए। अगला कहता है क्या कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब क्या होता है। प्रकुंचन क्या होता है, अनुशिथिलन क्या होता है, जिसके बारे में पहले समझते हैं। प्रकुंचन का मतलब होता है क्या कि संकुचन होना, संकुचन होना, संकुचन,
संकुचन होना। अब अनुशिथिलन का मतलब होता है शिथिलन होना, शिथिलन, शिथिलन। अनुशिथिलन जिसे बोल रहे हो ना, वही है तुम्हारा क्या, शिथिलन, या उसी को क्या बोलते हैं, संकुचन के नाम से जानते हैं। अनुशिथिलन मतलब शिथिलन होता है, और प्रकुंचन मतलब क्या होती है, संकुचन होता है। संकुचन में क्या होता है कि हमारा जो हृदय जो होता है, हृदय जो हमारा एक तरह से मुट्ठी की तरह कार्य करता है, और इसमें जब एक बार फैलती है और एक बार पिचकती है, मतलब इसमें जो रक्त जो अंदर काम करती है, देखो ये खाली है, ऐसे ये जब ये फूलती है, जब पचकती है तो रक्त बाहर, ये शिरा धमनियों के द्वारा क्या होती है, बाहर होती है, और जब ये फूलती है तो रक्त क्या होती है, पूरे शरीर से मतलब कि तुम्हारे हृदय में आती है, वहाँ से फिर से शुद्ध होने के लिए जाता है, कहाँ पर, फेफड़ा पे जाता है, और फेफड़ा के पास जाता है। फेफड़ा क्या देता है, ऑक्सीजन देती है, और ऑक्सीजन देने के बाद वो जो रक्त होता है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाती है ना। इतना बात तो आप लोग जानते होंगे। तो ये संकुचन जो होती है, चला जी, संकुचन मतलब क्या हुआ, इस पर दबाव पड़ा, जो दबाव पड़ा ना, एक बार जो संकुचन होने के जो दबाव पड़ा, उसका जो मान होता है, चला जी, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा शिथिलन जो होती है, शिथिलन जो होता है, शिथिलन, इसका जो मान होता है वो कितना होता है, तो सर जी 80 होता है। कितना होता है, 80 एम एच जी के बराबर होता है, और इसका जो होता है 120 एम एच जी के बराबर होता है। तो यहाँ कहा, अब कहा क्या कि दाब दोनों, एक बार संकुचन हुआ और एक बार जो शिथिलन हुआ, ये जो दोनों का यदि अनुपात करते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं, तो जो हमारा निकल कर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त दाब। और वही चीज तुमसे पूछना चाह रहा कि मनुष्य में प्राकुंचन तथा अनुशिथिलन या शिथिलन दाब कितना होता है, तो रक्त दाब उसी को कहते हैं। संकुचन सबसे पहले 120 हुआ, और जो तुम्हारा शिथिलन जो हुआ कितना हुआ, 80 हुआ, और दोनों का एच जी के रूप में मापी जाती है। यानी कि तुमसे यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि स्वस्थ मनुष्य का आप रक्तचाप बताएं, तो क्या बताइएगा कि 120/80 mmHg के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें जहां तक लगता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा, चला जी, वो क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। इसे हम लोग बीपी के भी नाम से जानते हैं, बीपी जिसे कहते हो, बीपी या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हो, ठीक है। चलिए अगला नंबर पे चला जाए। अगला नंबर कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। रक्त दाब को मापने के लिए आपका जो उपयोग जो करने वाला, रक्त दाब जिसे देख याद होगा आप लोग को कि कभी तबीयत खराब हो जाता है तो आपके पास नर्स या जो डॉक्टर जो आते हैं वो देखते होंगे, यहाँ पे एक पट्टी जैसा लगाकर तुरंत, हाँ फिगर तो होगा यहाँ पे, देखो ये है ना, ये वाला, ये इसमें जो देखो, इसमें जो पट्टी लगा हुआ है, ये पट्टी हमारे बाह पे मारता है और यहाँ से ये हवा देता है। हवा देने के फलस्वरूप इस पे ये जो एक पारा दिया हुआ है ना, ये जो पारा दिया हुआ रहता है, और इस पारा में हमको दिखाता है कि 120/80 से ज़्यादा है कि कम है। यदि ज़्यादा रहता है तो बोला जाता है क्या कि तुम्हारा बीपी या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, और यदि तुम्हें कम रहता है तो हम क्या बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कम हुआ है। तो यहाँ से वही चीज़ को कहता है कि रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र जो होती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा, चलो ये तुम्हारा कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापी जाती है। आगे चलोगे, अगला नंबर कहता है क्या, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता क्या है, देखो ग्लूकोज का सूत्र यदि आप देखोगे तो C6H12O6 होता है। लेकिन एक थ्योरी है, चला जी, आपको यहाँ से तो ठीक है कि आप सिंपल सी यहाँ से आप बना लीजिएगा कि चलो ठीक है, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो ऑक्सीजन के कितने अणु हमें दिखाई पड़ रहा है, तो सर जी हमें दिखाई पड़ रहा है कि 6 अणु के साथ है ना, है कि नहीं है, दिखाई पड़ रहा है हमें। तो यहाँ तो ये जो 6 दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि यदि इस तरह से जब तुम्हारे सूत्र रहती है, जब अनुसूत्र जब निकाली जाती है, तो इसे अनुपात के रूप में यदि लिखते हैं, तो अनुपात के रूप में जब लिखते हैं तो इसे हम लोग काट भी सकते हैं।
तो ये तो कट जाएगा 1 मरतबी अनुपात में, ये कट जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 1 है। तो ये अनुपात भी होगा, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास 6 है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, हम 6 आंसर मारेंगे। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला नंबर पे चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी होता क्या है, जिसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है क्या, कि जो भोजन स्वयं बना पाता होगा, भोजन स्वयं बनाता हो और स्वयं खा लेता है। मतलब कि सिंपल सी, हमें तो खाने के लिए हमें पेड़ पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है। पेड़ पौधे पर निर्भर रहने पड़ता है किस तरह से सब्जी, तो हमें पेड़ पौधे पर इसलिए निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि हमें फल खाना हो तो पेड़ पौधे पर निर्भर कर, सेब खाना हो तो पेड़ पौधे पर निर्भर, चावल खाना हो तो हमें पेड़ पौधे पर निर्भर रहना पड़ता, रोटी खाना तो भी हमें पेड़ पौधे पर निर्भर कर रहना पड़ता। तो हम तो हैं जो परपोषी हैं, लेकिन पेड़ जो तुम्हारा स्वपोषी पोषण करने के लिए जो स्वपोषी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो खुद पे निर्भर रहता है, ऐसा ना। अच्छा, पौधा जो हरे पादप जो होते हैं, हरे पादप जो होते हैं, आपको पता होगा कि वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहा। हमसे वो भोजन नहीं मांगने आता कि हाँ चलो सुबह सुबह उठो और हमें भोजन ला कर दो, ऐसा कुछ होता है नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माँ से वहाँ से आवाज़ देते हैं कि हमें नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, जो भी भोजन चाहिए, माँ ला कर देती है, वो जहाँ से बनाती है किचन से। लेकिन किचन में भी तो किसान लोग लाते हैं, तो मतलब अब वो खेत में जाना पड़ेगा। जब खेत में जाएंगे तो इसका मतलब कि पौधे से लाएंगे हम, तो पौधा एक प्रकार का स्वपोषी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखने वाली बात क्या है कि स्वपोषी पोषण जो होती है वो किस में होती है, हरे पादप में होती है। किस में होती है, हरे पादप में होती है, याद रखना है, हरे पादप में। अब कहा क्या कि आवश्यक क्या है, हरे पादप को आवश्यक क्या है, तो आपको देखो यहाँ से आपको दिमाग में आ रहा होगा। सबसे पहले तो हमारा पहला नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, आपको याद होगा बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप कि हमारे में जो पौधा जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, जबकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इसके बारे में आपको पहले से पता होगा, है ना, पहले से पता है। चलिए ठीक है, तो पहला नंबर में हमें पता चला क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ा। दूसरा नंबर में यदि देखें तो यहाँ सूर्य की प्रकाश की भी उपस्थिति होनी चाहिए। देखो यहाँ से सूर्य की प्रकाश आ रही है, तो इसको दूसरा नंबर में डाल देते कि दूसरा नंबर चाहिए। तीसरा नंबर में क्या चाहिए, तो इसे चाहिए क्या कि वाटर चाहिए, पानी, जल चाहिए, जल। तो ये कहाँ से ले लेता है, ये तो मिट्टी से ले लेता है, ये जो मिट्टी नीचे दिखाई पड़ रहा है यहाँ से ये जल ले लेगा। अब बात रहा क्या कि एक चीज़ और होती है जिसका नाम होती है क्या, एक चीज़ और होती है जिसका नाम होती है क्लोरोफिल। और ये जो पत्तियों का जो रंग जो हरा जो होती है, एक प्रकार के वर्णक होते हैं, और वो जो वर्णक जो होता है उस वर्णक का नाम होती है क्या, क्लोरोफिल होता है। आपको पता होगा क्लोरोफिल बोले या पर्णहरित बोले या उसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, या हरित लवक के नाम से भी जानते हैं उसे, ठीक है। तो ये हमारा 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है कहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए। तो पर्णहरित भी हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। सूर्य की प्रकाश भी है और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें इसको आप एक और इसमें जल जोड़ सकते हैं जिसका नाम है क्या, जल, जल या खनिज लवण बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला नंबर पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चला जी, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। आपको पता होगा ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एकदम इजी है लेकिन फिर भी क्वेश्चन ये पूछती है आपसे, है ना। तो आप देखिए, आराम से पढ़िए, नहीं पता है तो आप दीजिए वहाँ पे। हाँ, तो कहा क्या कि मैग्नीशियम कहाँ पाई जाती है, क्लोरोफिल में, आरबीसी में, बर्नी लवक में, या बर्नी लवक या स्वेद कण में। लेकिन यहाँ से हमें 2 चीज़ों के बारे में पता चलेगा। लवक आप पढ़े होंगे 9th में, तो याद होगा क्या कि लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के, एक का नाम होती है वर्णी लवक, दूसरा का नाम होती है अवर्णी लवक, और तीसरा का नाम होता है क्या, हरित लवक। तो यहाँ देखो बर्नी लवक तो ऑप्शन में है, तो बर्नी लवक तो हमें इसे लेना देना, रंगीन की बात है, रंगीन, ये रंगीन की बात कर रहा कि जितना रंग बिरंग है, रंग बिरंगी, जितना रंग बिरंगी जितने भी आपको पत्तियां दिखाई पड़ती है वो किसके कारण से होती है,
तो बर्नी लवक के कारण से होती है। और क्लोरोफिल जो होता है वो क्या होता है, हरा रंग का होता है। कैसा होता है, इसका रंग हरा रंग का होता है। लाल रक्त कण तो हमारे शरीर में चला है, तो परपोषी वाले जंतु में आ गया है ना, श्वेत रक्त कण ये भी आ गया उसमें। और ये दोनों है जो पादप में पाया जाता है। अब ये दोनों की बात किया जाए तो ये दोनों में आपको याद रखना है क्या, कि जो मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कहता है क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है। लार ग्रंथि होता है क्या, नहीं सर जी। अमाशय होता है, नहीं सर जी। यकृत होता है, थायराइड होता है। आपको अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा किए हैं क्या, कि हमारा जो यकृत जो होता है वो क्या होती है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर के भी नाम से जानते हैं। लार ग्रंथि कितने होते हैं, चला जी। लार ग्रंथि आपको पता होगा कि जो लार ग्रंथि जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपको पता होगा कि जो लार ग्रंथि जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होता है सर जी, तो ये जो होती है सब मैंडिबुलर, पैरोटिड और सब लिंगुअल होता है। ये 3 प्रकार के हमारे पास लार ग्रंथियां पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। उसके साथ ही साथ यदि हमें बी नंबर ऑप्शन को यदि हम देखें तो बी नंबर ऑप्शन कहता है अमाशय। और अमाशय जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, अमाशय जो होता है हमारे पेट का एक भाग है, जहाँ पे जठर ग्रंथियां का निर्माण होती है। क्या होती है, जठर ग्रंथियां का निर्माण होती है। ठीक है, चलिए। थायराइड ग्रंथि, ये वाला थायराइड ग्रंथि है, जहाँ से थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन निकलती है, जिसके कारण से, जिसके कमी से क्या होती है, इसके कारण से एक थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलती है। और इसी की कमी के कारण से क्या होता है, घेघा रोग होता है। क्या होता है, घेघा रोग होता है। क्या होती है, घेघा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, गलकंड के नाम से जानते हैं। ठीक हो, चला जाए, आगे चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो गया वो, हाँ राइट आंसर लगा हुआ है, क्या है, लीवर हो जाएगा, ये यकृत हो जाएगा। अगला नंबर देखा जाए। अच्छा, फिगर था तुम्हारे पास, फिगर में थोड़ा सा दिखा देते हैं। अच्छा, ये जो रेड कलर का जो दिखाई पड़ रहा है, चला जी, ये रेड कलर का यही है जो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा लीवर है। और यही है जो तुम्हारा क्या करता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, चला जाए, आगे देखा जाए। अच्छा, इसका जो वजन जो होता है, चला जी आपको याद रखना है तो रख लीजिएगा, कितना केजी का होता है, 1.5 केजी का होता है। ये वजन इसको देखें तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1.5 केजी का हुआ। ठीक है, चला जाए, अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखा जाए। अगला कहता है कि निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी मतलब क्या होता है, चला जी, परजीवी पादप जो किसी दूसरे पादप पर रहकर भोजन की यदि कोई प्राप्ति करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, परजीवी के नाम से जानते हैं। इस चीज के बारे में आपको पता होगा। स्वपोषी और एक परजीवी होता है। स्वपोषी मतलब जो खुद भोजन बना रहा होगा। अब परजीवी का मतलब हो कि जो किसी दूसरे पादप पर रहकर यदि भोजन की प्राप्ति करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। और एक पौधा और होती है, कीटभक्षी पौधा। लेकिन शायद हमको लगता है कि 10th लेवल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो कीटभक्षी जो होते हैं वो कीट को खाने वाला होता है ना। कीट को खाने वाले पौधे को हम क्या बोलते हैं, कीटभक्षी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चला जाए, आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि परजीवी पादप कौन है। पादप की बात कर रहा है तो क्या तुम्हारा कवक है, नहीं। यदि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है सर जी, तो ये तो होगा नहीं। कवक है, कवक भी एक प्रकार का तुम्हारे सूक्ष्म जीव है। विषाणु भी, तो ये तो होगा नहीं। तो कौन होगा, कसकुट्टा होगा। क्या होगा, कसकुट्टा, जिसे हम लोग यदि इसे देखा जाए तो हम लोग अपनी भाषा में इसे क्या बोलते हैं, अमर बेल के नाम से जानते हैं, अमर लत्ता के नाम से जानते हैं, अमर लत्ता के नाम से जानते हैं ना, ये अमर लत्ता है। अनेक पौधों पर आपको दिखाई पड़ता होगा। बहुत सारे पौधे पर पीला कलर के रहता है ये, और उस पर रहकर अपना भोजन की प्राप्ति, इसका जड़ तना पत्ती ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये भोजन की प्राप्ति कर लेता है। क्यों कर लेती है, क्योंकि ये परजीवी है, किसी दूसरे पर रहकर भोजन की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, चला जाए, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या,
कि पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। अच्छा, पित्त का निर्माण कहाँ होता है, जिसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। आपको हमें लगता है कि जिस तरह से डिटेल दे रहे हैं आपको, यदि सही ढंग से यदि तैयारी करते हैं तो आराम से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जाएगा। आशा हमारा यही है। जहाँ तक लगता है कि क्वेश्चन और अब ज़्यादा अपडेट करते चलें बेहतर रहता है। और देखिए तो कहा क्या कि पित्त किस भोज्य पदार्थ को, चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम होल्ड पर रखते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले डिटेल देखते हैं। पित्त का जो निर्माण होता है, चला जी, पित्त का निर्माण वो कहाँ होती है, यकृत जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होती है। कहाँ पे निर्माण की बात कर रहा है, कहाँ पे ये निर्माण की बात किया कि जो निर्माण हो रही थी, निर्माण जो हो रहा था वो कहाँ पे, यकृत पे हो रहा था निर्माण। लेकिन अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे कि निर्माण हो रहा था ना, चलो ये निर्माण कर रहा था, निर्माण कर रहा था। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे कहा क्या कि पित्त का निर्माण तो यकृत कर रहा था, लेकिन ये जो पित्त का जो जमा जो हो रही है वो कहाँ पे होती है, पित्ताशय में। पित्ताशय में याद रखिएगा, कहाँ पे जमा होती है, पित्ताशय में। जमा होने के लिए कहाँ जाना पड़ती है, तो पित्ताशय में जाना पड़ जाता है, ठीक है, याद रखना है। अब कहता है क्या, जो देखिएगा पित्त का मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो एनसीईआरटी दो कार्य को वर्णन करता है, दो कार्य में एक तो क्या करता है कि जो तुम्हारा जो पित्त है वो क्या करता है, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य इसका क्या है कि ये वसा को पाइसीकरण करता है। पाइसीकरण मतलब क्या होता है सर जी, वसा को तोड़ देना ही, विखंडन कर देना ही क्या कहला जाती है, पाइसीकरण के नाम से जान जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ क्या कि इसका जो आंसर जो है, विखंडन करने का जो कार्य किया वो किसको किया, तो ये वसा को करता है। किसको करता है, वसा को। इसका मतलब राइट आंसर जो हमारा हो गया वो कौन हो गया, बी हो गया। और ऑप्शन है उसके बारे में कुछ मात्रा में देख लें। प्रोटीन यदि, अच्छा वसा प्राप्त कहाँ से होती है, जिसके बारे में थोड़ा सा, वसा हमें तैलीय पदार्थ से होता है। तैलीय पदार्थ जितना खाओगे, तैलीय पदार्थ जितना खाओगे, तेलीय पदार्थ या तैलीय जिसे बोलते हो, मतलब तल कर जितना खा रहे हो आप, तेल में जितना घी, मक्खन, ये सब जो है उसमें क्या प्राप्त होती है, तो तेल मतलब कि तुम्हारा वसा प्राप्त होती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होती है वो हमारे शरीर का क्या करता है, मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है, तो हड्डियों को मजबूत करती है। और ये इसे यदि हमें भोजन करना हो तो कहाँ से मिलेगा, हमें भोजन क्या करेंगे, तो हमें दूध खाना पड़ेगा, अंडे खाना पड़ेगा। ये सब यदि खाते हैं, क्या कहते हो, फूला हुआ मूंग खाएंगे, फूला हुआ चना खाएंगे, तो ये सब चीज़ों को यदि हम खाते हैं तो हमें क्या होता है, बीज, ये सब जो किसी भी चीज़ का यदि बीज आप खाते हो तो समझ जाइएगा क्या कि हमें वहाँ से प्रोटीन प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चला आगे देखा, आगे जो है अगला जो है क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट को खाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें रोटी चावल आप खाइएगा। रोटी और चावल जो खा रहे हैं आप, रोटी और चावल ये सब जो खाते हैं वो कहाँ से क्या मिलता है, इस सभी चीज़ों से, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब विटामिन के लिए तो सभी अलग अलग होते हैं, जैसे विटामिन ए खाना है तो आपको गाजर की ज़रूरत पड़ेगा, विटामिन बी खाना है तो आपको साग सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगा, सी खाना है तो आंवला की ज़रूरत पड़ेगा। ये सब चीज़ों के बारे में आपको पहले पता होगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चला जी, बी हो जाएगा सर जी, ठीक है। अगला नंबर पे चला जाए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। ट्रिप्सिन आप याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ याद करने वाली बात नहीं है। आपको हम 3 हार्मोन बताते हैं, 3 एंजाइम बताते हैं, जिसका नाम होती है, एक का नाम होती है क्या, लाइपेज, एक का नाम होती है लाइपेज। कीड़ा बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सब। एक का नाम क्या होती है, लाइपेज, दूसरा का नाम होती है क्या, इमाइलेज, और तीसरा का नाम होती है ट्रिप्सिन। ये 3 प्रकार के हार्मोन चला जी आपको, सॉरी, एंजाइम दिखाई पड़ रहा है, और तीनों के तीनों है जो क्या करता है, हमारे भोज्य पदार्थ को तोड़ने का कार्य करता है, मतलब कि उसे पचाने का कार्य करता है। एक जो होता है वो क्या है, लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है,
किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? वसा का। ये तो आपको याद हो जाना चाहिए, वसा का पाचन करता है। इमाइलेज जो होती है चला जी, वो कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन जो होती है वो किसका करता है? प्रोटीन का। नहीं याद रहेगा तो आप याद रखिएगा LAT। ये जो स्रावित होती है LAT जो होती है, एल जो होती है वो लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, ए जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, टी ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। जो लाइपेज जो होती है, जो सॉरी ये जो तीनों के तीनों जो तुम्हारा जो इंजाइम है वो कहाँ से स्रावित होती है? ये आता कहाँ से है? तो सर जी ये अग्नाशय से स्रावित होती है। कहाँ से? तो ये तीनों के तीनों जो आता है वो कहाँ से आता है? अग्नाशय से आती है। अग्नाशय एक प्रकार का ग्रंथि है। वो कैसा वाला ग्रंथि है सर जी? तो ये ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। लेकिन तुलों के हिसाब से, 10th के लेवल के हिसाब से यदि देखा जाए तो ये कैसा ग्रंथि है? दोनों तरह का ग्रंथि होती है, इसीलिए हम लोग इसे मिश्रित कहते हैं। लिख देते तुलों का मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मिश्रित ग्रंथि। और ये मिश्रित ग्रंथि मतलब क्या होता है सर? ये वाही अस्त्रावी और अंतः अस्त्रावी, ये दोनों तरह की ग्रंथि होती है। मतलब ये इंजाम, बाह्य स्रावी का मतलब होता है जो क्या दे हमें इंजाम प्राप्त करता हो। क्या करता होगा? बाह्य स्रावी जो होती है वो क्या होता है? इंजाइम देता होगा। और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है क्या? कि हार्मोन देता होगा, तब हम उस ग्रंथि को ये जो है अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो दोनों तरह की ग्रंथि होती है। मतलब कभी ये अभी इंजाइम स्रावित कर रही है, लेकिन जब आप कुछ आगे चलेगा, जब अंतःस्रावी ग्रंथि की बात पढ़ेंगे तो उस समय ये हार्मोन भी स्रावित करती है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया क्या? कि हमारा जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन कर रहा था? तो प्रोटीन का पाचन कर रहा था। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चला जाए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य का आहार नाल में यह एक अवशेषी अंग है। सीकम नहीं जी, कोलन नहीं जी, रेक्टम नहीं जी। सीकम जो होता है चला जी, सीकम इसे हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पर मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीकम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीकम के नाम से। कोलन और जो रेक्टम जो होती है, ये दोनों का दोनों जो होता है बड़ी आंत का भाग होता है। क्या होती है? बड़ी आंत का भाग। तो तुम्हारा बचा रहा आंसर क्या? जिसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो क्या होता है? आपको पता होगा, यहाँ पे एक छोटा सा अवशेषी अंग होता है। मतलब अवशेषी अंग क्यों कहा गया सर जी? अवशेषी अंग कहने का कारण एक है कि हम लोग जब हमारे जो पूर्वज जो थे हम लोगों का जो वो आदिवासी के रूप में मतलब आदिवासी के रूप में रहते थे। और जब आदिवासी के रूप में रहते थे उस समय कच्चा मांस उपयोग कर लेते थे। मतलब सभी चीज़ कच्चा का उपयोग कर लेते, पकाने उकाने का ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं था। हम लोग है ना कि तल कर मसाला एकदम पूरे डाल उल कर एकदम बनाते हैं, 10 रकम का मसाला डालेंगे उसके बाद में खाते हैं। लेकिन ऐसा पहले वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे वो ऐसा नहीं करते थे। उस समय क्या करते? शिकार किया, डायरेक्टली भोजन को खा लेते थे वहीं पे, है ना। तो यहाँ से पहले हमारे मतलब शरीर में प्राकृतिक ने एक अंग बनाया था जिसका नाम था अपेंडिक्स। लेकिन पहले काम करता था, पहले इसका उपयोग था, लेकिन अभी हम लोग का शरीर में इसका उपयोग नहीं है। अब जिस अंग का उपयोग पहले था और अब नहीं है, उस अंग को क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। और अपेंडिक्स एक प्रकार का पहले कार्य करता था और अब कार्य नहीं करता। ये एक प्रकार का एंजाइम स्रावित करता था जिससे कच्चे मांस को मतलब पाचन हो पाती थी, लेकिन अब इसका कोई कार्य
नहीं है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा फिगर में, ये जो देखो आपको ये वाला दिखा। और कभी कभी क्या होती है, इस पे घाव का रूप ले लेता है। घाव का रूप ले लेने के कारण से इसकी क्या हो जाती है, मतलब कि इसे ऑपरेशन करके हटाना पड़ जाता है। अब क्यों ऑपरेशन करके हटाना पड़ जाता है, इसके बारे में। ये जो होता है, यदि हम लोग सही टाइम पर मतलब कि बाथरूम यूज नहीं करते, बाथरूम नहीं जा पाते हैं, तो जिसके कारण से जो मल जो होता है हमारे शरीर का, वो मल जो क्या होती है उस पे जाकर जम जाता है। और वो जैसे ही जमा उस पे, तो धीरे 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 क्या हो जाएगी, घाव का रूप ले लेता है। जब वो घाव का रूप ले लेता है तब तो वहाँ से दर्द देना स्टार्ट होती है, जिसे फिर डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के सहायता से क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत होती है। ये तो आपको भी पता होगा, कौन सा होगा, तो सूर्य होता है। कौन सा होता है, सूर्य। देखो सूर्य भगवान के पास से हमारे पर पृथ्वी में एक कनेक्टर जुड़ा हुआ है ना, बहुत अच्छा सा एकदम डायग्राम दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ से मोबाइल लाए, मोबाइल को सूर्य के पास ले जाकर पलक को घुसा दिए, और एक जो सी टाइप वाला जो पलक है वो कहाँ पर लाकर डाल दिए, ये पृथ्वी पर। और पृथ्वी फिर धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होगा। हाँ, एक ही बोर्ड है जो, जिसका बोर्ड का नाम क्या है, सूर्य है ना, सूरज भगवान। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मतलब हाइड्रा में क्या पाई जाती है। मस्तिष्क पाया जाता है, नहीं सर जी, मस्तिष्क पाया जाता तो फिर हम लोग से भी तेज हो जाता ना, ऐसा कुछ नहीं है, मस्तिष्क नहीं पाई जाती है। जब मस्तिष्क ना पाया जाता तो तंत्रिका तंत्र भी नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं। मुख भी नहीं पाई जाती है, तो पाया जाता है क्या, स्पर्शक। स्पर्शक का मतलब क्या होता है कि ये स्पर्श करके ये मतलब पता कर पाती है, स्पर्श कर कर पता करती है। साथ ही साथ ये स्पर्शक का इसका जो कार्य जो होती है वो शिकार करना होता है। क्या होता है, शिकार करना, शिकार करना। साथ ही साथ ये अपने शिकारों से बचना, मतलब क्या कर सकते हो कि अपने शरीर को सुरक्षा देना, सुरक्षा देना, सुरक्षा देना, शरीर को सुरक्षा भी देने का कार्य करता है। क्योंकि ये अपनी मतलब कि कह सकते हो कि मतलब जो इसे पकड़ने आएगा या मारने आएगा, ये खाने आएगा, उसे ये क्या कर लेता है, बचाव कर लेता है। चलिए, और अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या आप हाइड्रा से आया है तो क्वेश्चन, तो कि हाइड्रा जो होती है, हाइड्रा में एक प्रकार का जनन होती है, जिसका नाम होती है क्या, मुकुलन। क्या नाम होती है, मुकुलन। तुमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछती है कि हाइड्रा में कौन सा विधि द्वारा जनन होती है, तो क्या रखना है याद, मुकुलन। कौन सा विधि, मुकुलन। अच्छा, ये जो मुकुलन विधि है चला जी, ये किसका विधि है, तो मुकुलन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का विधि है। किसका विधि है, अलैंगिक जनन का विधि है। चलिए अगला नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाती है, अनुवांशिकी कहलाता नहीं है। अनुवांशिकी में क्या होता है कि उसके जेनेटिक गुण के बारे में पता किया जाता है, उसके जीन में क्या अंतर है, उसके पिता के पास को मतलब कोई रोग था या है, उसके बारे में पता का मतलब उसके पिता और माता से जो गुण ट्रांसफर हो रही है, उस सभी चीज़ों के अध्ययन करना अनुवांशिकता कहलाती है। कोष का विज्ञान हो जाएगा, ये तो हो सकता, लेकिन उत्तक विज्ञान ये तो नहीं होगा। उत्तक विज्ञान तो उत्तक का अध्ययन वाला हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, साइटोजेनेटिक्स नहीं होगा। तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, कोशिका विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, जैसा पौधे तथा पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाना चाहिए साइटोजेनेटिक। ये तो जेनेटिक के बारे में, जीन के बारे में अध्ययन, कोशिका विज्ञान हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। ये सब क्वेश्चन तो एकदम आपको मुंह पर इसका आंसर होना चाहिए। कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया होती है। चला जाए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होते हैं। कैसा बीज करते हैं, तो इसमें अंकुरित बीज का उपयोग करते हैं। किसका, कौन सा बीज का उपयोग करते हैं, तो अंकुरित बीज का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन और है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है,
तो एनीमिया होता है, मधुमेह होता है, पीलिया होता है या डायरिया। डायरिया जो होता है, जो आपको पता होगा, दांत में होता होगा। पीलिया जो होता है पूरे शरीर में क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, मतलब आपका शरीर ही होता है जो क्या होती है, पीला हो जाता है। उसमें क्या होता है, शायद मूत्र की जो यूरोक्रेम, पीला रंग जो होता है, यूरोक्रोम जो होता है, वो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, हमारे शरीर में थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और मधुमेह अभी बताया कि इंसुलिन की कमी से हो रहा था, तो कमी आया कम, आंसर तो छट के बाहर चला आया, जिसका नाम है क्या, एनीमिया। एनीमिया का हम लोग कभी कभी सुखड़ा के बीमारी कहते हैं, सुखड़ा का बीमारी कहते हैं, मतलब उसे सुखड़ा धर लिया। कभी कभी देखे होंगे मम्मी ऐसा बोलते होंगे कि खाना कितनो खाई तो एकरा सुखड़ा धैले जा रहे है ना। तो ये जो सुखड़ा धैले वाला जो बीमारी है, आपके शरीर में क्या किसकी कमी हो जाती है, तो सर जी हमारे शरीर में मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मतलब रक्त की कमी हो जाती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन ना लिख के थोड़ा सा क्वेश्चन सेटिंग करने वाला जो सेटर जो होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पर रक्त दे देता है कि आप रक्त, यदि किसी व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, तो आपको रक्त कहे चाहे तो हीमोग्लोबिन कहे, दोनों को दोनों याद रखिएगा क्या, कि ये एनीमिया रोग होती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का वर्णक होती है, और रक्त तो आपको पता होगा कि एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछती है कि रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, कोशिका है, तुम्हारे पास उत्तक है, या कोई तरल पदार्थ है, या इनमें से सभी है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तक। वो वही तरल संयोजी उत्तक होते हैं, पूरे शरीर को जोड़कर रखने वाले पदार्थ को हम लोग संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है हमारे पूरे शरीर को जोड़कर रखता है, और जोड़ने का साथ ही साथ ये तरल अवस्था में होती है, इसलिए हम कहते हैं कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होती है। और जो रक्त का जो, यदि आप पीएच मान याद है आपको, तो समझिए आपका बायोलॉजी अधूरा है। इसका कितना पीएच मान होती है, तो 7.4 होती है। क्या होती है, 7.4 होती है। एक चीज और याद रखेगा, हीमोग्लोबिन जो होती है, चला जी, हीमोग्लोबिन को HB द्वारा सूचित करते हैं, और हीमोग्लोबिन के एक अणु जो होता है ऑक्सीजन के कितना अणु, 4 अणु को बांध कर ले जाता है। याद रखिएगा इसको भी आए एकदम, कि किसी भी लाश को, मतलब किसका लाश को, हीमोग्लोबिन के लाश को उठाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, तो सर जी 4 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से आप इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे। हाँ, एक क्वेश्चन और है तुम्हारे पास कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को, मतलब रक्त का जो स्त्रवण हो जाती है उसे रोकने का जब हमारे शरीर में कट लग जाती है, या मतलब मान लिया जाए कि हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग गया, घाव हो गया, उसके कारण से रक्त निकल रहा है, गिर रहा है, बह रहा है, तो उस कंडीशन में उसे रोकने का जो कार्य करती है, रक्त में उपस्थित कौन अवयव है जो रक्त को रोकता है, मतलब खून को रोक देता है कि अब इसके आगे नहीं जाना, मतलब अब इससे ज़्यादा नहीं तुमको बहना है, तो उसे रोकने में मदद जो करता है, लसिका करती है, नहीं सर जी, प्लाज्मा करती है, नहीं सर जी, तुम्हारा कौन करती है, प्लेटलेट्स करता नहीं, कौन सा करता है, प्लाज्मा ही करता है। कौन करता है, प्लाज्मा करता है, प्लेटलेट्स नहीं होगा, लसिका नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यदि देखा जाए, अगला नंबर कहानी खत्म है। ये था आपका क्या, 20 ऑब्जेक्टिव, आपको ये बायोलॉजी सेक्शन से लिया गया था, और अगला जो होगा केमिस्ट्री हो जाए या फिजिक्स हो जाए, जो भी है, या मतलब इसी तरह से हम लोग देखते चलेंगे धीरे धीरे, जिस तरह से तैयार होते जाएगा। अब कल वाला में हो सकता है, हमें लगता है कि यह तो फिजिक्स होगा, चाहे तो केमिस्ट्री होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और आप लोग का एक थोड़ा सा कुछ चाहिए, नहीं एक गुरुदक्षिणा के रूप में आपको चाहिए क्या, कि अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते रहें, और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को पीछे से भी कोई पैर खींचने वाला बहुत सारे आते जाते हैं, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक पहुँचे हैं तो सब हम लोग अपना दम पे पहुँचे हैं, तो इसके लिए आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आशा करते हैं कि कुछ दिनों में हम लोग भी आप लोग के सामने बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत चीज़ों के साथ उतरेंगे। और अभी फ़िलहाल के लिए एक चीज़ और फिर से बता देता हूँ क्या, कि एप्लीकेशन आ चुका है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाकर
एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर सकते हो। वहाँ पे नोट्स मिल जाएगी आपको, क्यूज मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन के रूप मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के रूप में आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में दिखाई पड़ जाएगी। उसमें एक स्पेशल फीचर भी है प्रीमियर का, वहाँ से आप मंथली यदि आपको चाहिए कि उससे भी इम्पोर्टेंट हमें चाहिए एकदम प्योर की खुल्लम, मतलब उस पर ऐड ना दिखे या इस तरह से बहुत सारी चीज़, उस पर आप जाइएगा तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ से तैयारी करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है केवल कि अपने दोस्तों के पास शेयर तो करना, उसे चैनल को सब्सक्राइब भी करा दीजिए थोड़ा सा, कि अगला बार मतलब जैसे हम लोग क्लास करने आए तो नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक फॉर वॉचिंग।